और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात बारिश और बाढ़ की। अगस्त का महीना खत्म होने को है और देश के कई हिस्सों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। देश के पश्चिमी राज्य गुजरात में हालात ज्यादा खराब हैं। यहां पर 13 जिलों में पिछले 24 घंटे में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है और 18 जिलों में लोग बाढ़ का सामना कर रहे हैं। इन हालात में जगह जगह पर सरकारी एजेंसियां लोगों का रेस्क्यू करने में जुटी हैं, जिसकी बदौलत करीब 23,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी भी गुजरात में अगले 2 से 3 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। खेत डूब गए, खलियान डूब गए, मंदिर डूब गए, मकान डूब गए। सड़कें नहरों की तरह नजर आने लगी। शहर और गांव भी टापू में तब्दील हो गए। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बाढ़ का कब्जा है। यह हालात देश के पश्चिम राज्य गुजरात का है, जहां बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण राज्य के करीब 18 जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। इन हालात में लोगों की मदद के लिए सेना, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को लगाया गया है। जब तक हजारों जिंदगियों को इस सैलाब संकट से बचा चुकी हैं और अभी भी जगह जगह पर राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। 3 दिन का जो रेड अलर्ट दिया था मौसम विभाग ने, तो तीनों दिन से आज तक हमारा प्रशासन पूरी तरह से बचाव कामगिरी में लगे हुए हैं। आज मच्छू में 4 जो गेट है वो खुले रखे हैं और 1,20,000 क्यूसेक पानी बहा रहा है। काफ़ी स्थिति सब नियंत्रण पर है। 8 मिसिंग जो है वो मिसिंग की भी शोधखोल अभी शुरू है। गुजरात में इस साल मानसून के बादलों ने बारिश के पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बताया जा रहा है कि आज सुबह 6 बजे तक इस सीजन की कुल औसत बारिश 100% को पार कर 105% तक पहुंच गई है। हालात ये हैं कि राज्य की तमाम नदियां उफनाई हुई हैं। डैम और तालाब पानी से लबालब भरे हुए हैं और इनका पानी अब रिहायशी इलाकों में दाखिल होकर जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में दिन और रात राहत और बचाव का अभियान चलाया जा रहा है। हालात को देखते हुए करीब 50 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कई जिलों में स्कूल कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है। अब देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर हापा इलाके में है, जो कि जामनगर जिले में पड़ता है गुजरात के, और हम इस एरिया में खड़े हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि 4 दिन की लगातार बारिश ने ये हाल कर दिया है। ये जो मेरे पीछे गली है, वहां पर से कुछ ऑटो रिक्शा आते हुए और कुछ वाहन आते हुए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इर्द गिर्द आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से बीते 36 घंटों से जो जलभराव की स्थिति पूरे वडोदरा में देखी जा रही है, उसकी वजह से जो पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त और अलग अलग जो सोसाइटीज हैं, फ्लैट है, उसमें पानी ही पानी चारों तरफ भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। खास करके अगर इंद्रपुरी सोसाइटी के अंदर भी आने की बात करें तो लगभग अभी भी बारिश रुकने के 24 घंटे बाद भी घुटने तक का पानी है और उसी पानी में से होकर जो सोसाइटी के रहने वाले लोग हैं या तो किसी भी प्रकार की किसी को अगर मदद भी चाहिए तो घुटने तक के पानी में चलकर आने के लिए लोग मजबूर हैं। 24 घंटे तक ये जलस्तर इसी तरह रहेगा, क्योंकि विश्वामित्री नदी का जलस्तर जो कि 35 फीट तक पहुंचा था वो धीरे धीरे अब घट जरूर रहा है, लेकिन आने वाले 24 घंटे हो सकता है ये जलभराव की स्थिति वडोदरा में इसी प्रकार से देखने को मिले। राज्य में इस साल अनुमान से ज्यादा बारिश होने से हर कोई हैरान है। बताया जा रहा है कि राज्य में एक साथ 3 सिस्टम एक्टिव होने से बारिश का ये दौर थम नहीं रहा। ऐसे में कहीं नावों के जरिए बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं का रेस्क्यू हो रहा है, कहीं जेसीबी और ट्रैक्टर से लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाला जा रहा है और कहीं हेलीकॉप्टर के जरिए जान बचाने का अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ जरूरतमंद लोगों तक खाने पीने का सामान भी पहुंचाया जा रहा है।
प्रशासन की तरफ से बात की जाए तो लगभग 22 जितनी एसडीआरएफ, 13 से 15 जितनी एनडीआरएफ की टुकड़ियां जो है अलग अलग जिलों के अंदर डिप्लॉय कर दी गई हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं वो भी किए जा रहे हैं। साथ में पुलिस हो चाहे फायर ब्रिगेड की जो टीम हो, उनकी तरफ से अलग अलग क्षेत्रों के अंदर लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पे लोगों का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी किया जा रहा है। और स्पष्ट तौर से अगर हम कहें तो ये सामान्य बारिश नहीं है, लगातार अलग अलग जो सिस्टम्स एक्टिव हो रही है। इस बार ये जो पिछले 3 दिन से गुजरात के अंदर बारिश हो रही है उसमें 3 जितनी जो सिस्टम है, मानसून ट्रफ, ऑफशोर ट्रफ और लो प्रेशर जो सिस्टम बनी हुई है, उसकी वजह से दक्षिण, मध्य और उत्तर तीनों ही गुजरात के जो मुख्य हिस्से हैं वहां पे लगातार बारिश हुई है। यानी कि ये कह सकते हैं हम ये सामान्य बारिश नहीं है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी गुजरात के लोगों को इस सैलाब संकट से छुटकारा मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आने वाले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के इस अलर्ट को देखते हुए लोगों से बिना वजह घरों से बाहर न निकलने, नदी नालों और झरनों से दूर रहने के लिए कहा गया है। गुजरात में बहुत ज्यादा हालात खराब है, कुछ राहत की उम्मीद? देखिए मैडम, जो अभी डीप डिप्रेशन की बात कर रहे थे वो अभी गुजरात पे स्थित है। इसका धीरे धीरे वेस्टवर्ड जाने की संभावना दिख रही है, डी इंटेंसिफिकेशन का चांसेस नहीं लग रहा है। तो इसके चलते हमारा आज सुबह 8:30 बजे तक जो रियलाइज्ड रेनफॉल है सबसे ज़्यादा हमारे रिकॉर्ड्स में आया है द्वारका से और जामनगर से, जहां आपका एक्सेप्शनली हेवी यानी 36-38 सेंटीमीटर तक और द्वारका में 43 सेंटीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। आज का अगर संभावना देखते हैं तो आज जो मेन रेनफॉल बेल्ट है थोड़ा वेस्टवर्ड मूव करेगा और जो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश के साथ 1-2 जगह में एक्सेप्शनली हेवी रेनफॉल का आज भी चांस है, खासकर सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में। बाकी आपका गुजरात से बारिश धीरे धीरे कम हो रही है। आज भी हमने अति भारी वर्षा का दिया है, मगर दैट मीन्स अप टू 20 सेंटीमीटर, जिसमें जनरली हम ऑरेंज अलर्ट देते हैं, मगर ये इम्पैक्ट बेस्ड कलर होती है और इतना दिन से जो रेनफॉल हो रही है, इतना फ्लडिंग है, इसके कारण से इसमें भी हम आज रेड अलर्ट गुजरात में दिए हैं। कल से ये अलर्ट कम होकर ऑरेंज अलर्ट फिर येलो अलर्ट में चली जाएगी। इस बाढ़ संकट से लोगों को बचाने के लिए केंद्र की तरफ से भी हर संभव मदद का भरोसा राज्य सरकार को दिया गया है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात भी की और राज्य में चल रहे राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी, वडोदरा से अतुल तिवारी, जामनगर से देव कोटक और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं इंडियन नेवी की, जिसकी ताकत में जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है। खबर यह है कि कल नौसेना को दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन सौंपी जा सकती है। अरिघात INS अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है, यानी कि ये समंदर में दुश्मन के खिलाफ और ज्यादा घातक साबित होगी। दुनिया में गिने चुने ही देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन की ताकत है और हिंदुस्तान भी इन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल है। नौसेना के बेड़े की ताकत बढ़ाने के लिए एक नया सूरमा आ रहा है। नाम है INS अरिघात। जो एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली एक सबमरीन है, जिससे जुड़ी एक गुड न्यूज सामने आई है। खबर है कि कल इस घातक सबमरीन को नौसेना के बेड़े में शामिल करने की तैयारी है। पूरी तरह से देश में बनी ये न्यूक्लियर पनडुब्बी INS अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है, यानी ये ज्यादा एडवांस है। नौसेना के बेड़े में दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात शामिल होने जा रही है। पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत 10 साल पहले नौसेना के बेड़े में शामिल हुई थी और अरिघात यानी कि दुश्मन पर घात लगाकर हमला करने वाली INS अरिघात को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस साहब अनिल चौहान जैसे सुरक्षा से बड़े जो प्रमुख हैं वो शामिल करेंगे।
आईएनएस अरिहंत के मुकाबले आईएनएस अरिघात कई मामलों में अपग्रेडेड वर्जन इसको माना जाएगा। भारत लंबे समय से भारत को परमाणु पनडुब्बी की जरूरत थी, उसी कड़ी में अरिहंत क्लास की ये पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं। ऐसी 5 परमाणु पनडुब्बियां भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगी। अब दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात नौसेना में शामिल होने जा रही है। इस न्यूक्लियर सबमरीन को नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया था और इसे साल 2017 में लॉन्च किया गया था। तब से इसकी ताकत को समंदर में हर कसौटी पर लंबे वक्त तक परखा गया और अब टेस्टिंग पूरी होने के बाद इसे नौसेना को सुपुर्द करने की तैयारी कर ली गई है। नौसेना के बेड़े में शामिल होते ही समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यानी इस न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात से समुद्री सीमाओं की निगरानी और आसान हो जाएगी। ये हमारी न्यूक्लियर ट्राइड जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बनती है हमारी नौसेना की, जब हमारे पास वायुसेना से हम न्यूक्लियर मिसाइल अटैक कर सकते हैं, सेना से कर सकते हैं, नौसेना से भी जब करें तो एक सरप्राइज आता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है, एक सस्टेन्ड एक कैपेबिलिटी बनती है जिसको हम एक क्रेडिबल डेटरेंस कहते हैं, जो हिंद महासागर में चाइना और पाकिस्तान को देखते हुए और किसी भी दूसरी शिप्स की आहट को देखते हुए जरूरी है कि हम इस क्षेत्र में इसकी कैपेबिलिटी रखें और भारतीय नौसेना की कैपेबिलिटी आईएनएस अरिहंत से बढ़ेगी। अरिहंत एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है दुश्मनों का नाश करने वाला। खूबियों की बात करें तो इसकी लंबाई 111.6 मीटर, चौड़ाई 11 मीटर और ऊंचाई 9.5 मीटर है। इसका वजन करीब 6000 टन है। इसके बावजूद ये समुद्र की सतह पर 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चल सकती है, जबकि समुद्र के अंदर ये 44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। आईएनएस अरिघात को 750 किलोमीटर रेंज वाली K-15 मिसाइलों या 3500 किलोमीटर की रेंज वाली K-4 मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। खास बात यह है कि जहां आम पनडुब्बियां सिर्फ कुछ घंटों तक ही पानी के नीचे रह सकती हैं, वहीं ये परमाणु पनडुब्बी महीनों तक समंदर के अंदर रहकर अपने मिशन को अंजाम दे सकती है। इसमें सब सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स लगी हुई हैं। शौर्य मिसाइल 750 किलोमीटर से लेकर करीब 3000-4000 किलोमीटर तक की दूरी है। इसमें टॉर्पेडोज लगी होंगी और ये कई दिनों तक समुद्र के तह पे अंदर रह सकती हैं। इसका एंड्योरेंस ज्यादा होगा और ये इस हिसाब से ये ज्यादा कैपेबल हो जाएंगी। विश्व की कुछ ही एलाइट कंट्रीज में हम शामिल हुए हैं जिन्होंने ये SSBN की सबमरीन ऑपरेट की है, तो अब भारत को ये कैपेबिलिटी हो गई है। भारतीय नौसेना अब तक 3 न्यूक्लियर सबमरीन तैयार कर चुकी है। इसमें अरिहंत पहले ही नौसेना के पास है, दूसरी अरिघात मिलने वाली है और तीसरी S3 पर टेस्टिंग जारी है। दुनिया में चुनिंदा ही देश हैं जो न्यूक्लियर सबमरीन तैयार करने की क्षमता रखते हैं। भारत भी इन्हीं देशों की फहरिस्त में शामिल है। आईएनएस अरिघात आईएनएस अरिहंत के साथ मिलकर काम करेगी और भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस की, जिसको शनिवार को ही केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम से सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। कांग्रेस समेत विपक्ष इस पेंशन योजना को मोदी सरकार का यू टर्न बताने से में जुटा हुआ है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर आरोप प्रत्यारोप के बीच केंद्र सरकार के तहत आने वाले कई सरकारी कर्मचारी कंफ्यूजन में हैं। 2004 में लागू हुई न्यू पेंशन स्कीम की तुलना यूनिफाइड पेंशन स्कीम से कितनी फायदेमंद है और ये कैसे काम करेगी, इसे समझिए। 1 अप्रैल 2004 से पहले ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू थी। 20 साल पहले केंद्र सरकार की तरफ से एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम लाई गई और अब एक नई योजना लाई गई है जिसका नाम है यूपीएस, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसके तहत कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50% की धनराशि बतौर पेंशन दी जाएगी। अब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की नौकरी के आखिरी 12 महीने में बेसिक सैलरी 80,000 रुपए है, तो रिटायरमेंट के बाद उसे 40,000 रुपए का मंथली पेंशन मिलेगा।
इसके लिए कम से कम 25 साल की नौकरी पूरी करने की शर्त रखी गई है। ये स्कीम कम से कम 10 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट पर हर महीने 10,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी देती है। इसका भी उदाहरण आपको देते हैं। अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने 14 साल नौकरी करने के बाद ही सेवानिवृत्ति ले ली है, उस दौरान उसकी बेसिक सैलरी 20,000 तक पहुंच गई, तो भी उसे हर महीने न्यूनतम 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। 10,000 की इस रकम में डीआर यानी कि डियरनेस रिलीफ भी जुड़ेगा, जिसकी वजह से पेंशन की रकम और ज्यादा बढ़ जाएगी। सरकारी सेवा के दौरान अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो फैमिली को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की 60% हिस्सा मिलेगा। इस फैमिली पेंशन में डियरनेस रिलीफ यानी कि महंगाई राहत भी साथ में जुड़ेगा। यूपीएस के तहत उन कर्मचारियों को शामिल किया गया है जो साल 2004 में एनपीएस लागू होने के बाद से सरकारी सेवा में आए, और इस हिसाब से यूपीएस के तहत पूरी 50% पेंशन उन्हीं को मिलेगी जो रकम से कम 2029 तक नौकरी में रहेंगे। दावा यह किया जा रहा है कि 50,000 रुपए की बेसिक सैलरी से नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को एनपीएस से बनने वाली पेंशन की तुलना में यूपीएस में करीब 19% तक ज्यादा फायदा होगा। दरअसल सरकार यूपीएस के तहत पेंशन फंड में 14% की जगह 18.5% हिस्सेदारी देगी, जबकि एनपीएस में यह हिस्सेदारी 14% ही रहती है। 1 जुलाई 2023 तक केंद्र सरकार के 56 मंत्रालयों और विभागों में 48,67,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जबकि रिटायर्ड कर्मचारियों की संख्या 67,95,000 है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी सरकार ने कहा है कि अश्योर्ड पेंशन इन्वेस्टर्स को मिलेगी या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलेगी 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे। जो पूरे 12 महीनों में मिली है आपको सैलरी, उस एवरेज बेसिक पे का 50% आपको मिलेगा, और इसके लिए आपको 10 से 25 साल तक का सर्विस कंप्लीट करना चाहिए। 25 साल से ऊपर का सर्विस कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन अगर आपने 10 साल से लेकर 25 साल के बीच में सर्विस कंप्लीट किया है तो उसके बेसिस पे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपको पेंशन मिलेगी। फैमिली को भी यहाँ पर बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन 60% ऑफ द एम्प्लॉइज पेंशन जो होती है वो फैमिली को मिलती है रिटायरी की डेथ के ऊपर। और जो कॉन्ट्रीब्यूशन होती है यहाँ पर 10% कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉइज का जाता है अपनी सैलरी से, जो कि इक्वली मैच्ड होता है एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन में। लेकिन सरकार का यहाँ पर यूपीएस में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, एनपीएस में 14% था, इसे बढ़ाकर यूपीएस में सरकारी कंट्रीब्यूशन हो गया 18.5%, यानी कि आपके सैलरी से 10% कटेगा, लेकिन गवर्नमेंट के साइड से कंट्रीब्यूशन 18.5% आएगा। साथ ही अगर आप देखें तो अभी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यूपीएस एनपीएस के मुकाबले एक बेहतर ऑप्शन या फिर विकल्प साबित होता हुआ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में मौजूद माता विंध्यवासिनी के मंदिर की, जहां पर अब भक्तों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी, और इस सुविधा से भक्तों को मंदिर में पूजा अर्चना की सुविधा भी मिलेगी जो आसान लगेगी। जिला प्रशासन ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर काम शुरू कर दिया है। विंध्यवासिनी महामाया या युगमाया मां दुर्गा के एक परोपकारी स्वरूप का नाम है। उनकी पहचान आदि पराशक्ति के रूप में की जाती है। विंध्यवासिनी धाम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर विद्यमान माता के दर्शन करने से भूत प्रेत, जिन, टोना टोटका जैसी बाधाएं दूर हो जाती हैं। लोग यहाँ पर नारियल, जायफल, कपूर, फूल, माला लेकर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, और दर्शन करने मात्र से भक्तों का कल्याण हो जाता है। माता विंध्यवासिनी के भक्तों को मिलने जा रही है नई सौगात। भक्तों को वेबसाइट के जरिए मिलेगी दान, दर्शन और पूजन की सुविधा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी के मंदिर से लाखों श्रद्धालुओं की अनंत आस्था जुड़ी है। रोजाना हजारों की संख्या में भक्त मां के इस दरबार में पूजा अर्चना के लिए आते हैं। अब इन भक्तों को घर बैठे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए दर्शन और पूजन की सुविधा मिलने जा रही है। इस सिलसिले में एक प्रस्ताव प्रशासन को भेजा गया है। भक्त
दूर से आते हैं और उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं होती है, तो हम लोग एक आधुनिक वेबसाइट बनाकर या कोई यदि ऑनलाइन दान भी माँ विंध्यवासिनी कोष में करना चाहता है तो इन सभी सुविधाओं को हम भक्तों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध करा सकते हैं, ताकि बहुत सारे श्रद्धालु जो आ पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं वो इस सुविधा का लाभ उठाकर और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होने से भक्तों को मुंडन या दर्शन पूजन की सुविधा आसानी से मिलने लगेगी। जो भक्त माता विंध्यवासिनी के मंदिर के कोष में दान देना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन दान की सुविधा भी मिल जाएगी। जो भक्त माता के दरबार में पहुंच नहीं सकते वो ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठाकर मां का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।